जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज पॉलिटिकल साइंस स्पेशल से हम मॉक देने की कोशिश करेंगे तथा रिवाइज सबसे अधिक है कि रिवाइज मॉक के साथ साथ हमारा रिवाइज होना चाहिए। इसी क्रम में आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो चुका है और बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और बीएसएससी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉक का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में कौन सा अनुच्छेद सही है? अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद दिया गया है। ऑप्शन बी, राज्यपाल के बारे में भाग 6 में दिया गया है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ऑप्शन डी, 7वां सीएए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन के तहत 1956 में अनुच्छेद 153 में संशोधन किया गया। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई, ऑल, अर्थात कि इनमें से सभी सही है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर बताते हैं कि इनमें से सभी सही है, अर्थात कोई भी गलत नहीं है। बीपीएससी के एग्जाम में एक अलग से ऑप्शन होते हैं, 5वां ऑप्शन, जिसमें कि उसमें ऑप्शन दिया रहता है एक से अधिक या एक से अधिक या मतलब एक इसमें सही है या गलत है या एक से ज़्यादा गलत है। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गवर्नर की शक्ति के बारे में असत्य कथन को चयन कीजिए। पहला नंबर, ऑप्शन नंबर पहला, विधायी शक्तियां गवर्नर के पास होती है। ऑप्शन नंबर 2, न्यायिक शक्तियां गवर्नर के पास होती है। ऑप्शन नंबर 3, आपातकालीन शक्तियां गवर्नर के पास होती है। ऑप्शन नंबर 4, वित्त शक्तियां गवर्नर के पास होती है। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, न कि गवर्नर के पास। विधायी शक्तियां में वो मतलब कानून बना सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ मतलब वो लघु प्रकार के प्रहार को मतलब दंड को कम कर सकते हैं, छूट कर दे सकते हैं, लेकिन वो मृत्यु को माफ नहीं कर सकते। मृत्यु को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास। और वित्तीय शक्ति, राज्य के वित्त के मामले में राज्यपाल के पास पावर रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, नए एमएलए को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर बी, नए स्पीकर का चुनाव करना। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए दोस्तों, जहाँ 6 पर गया इसमें कोई नहीं, या डी, ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नए एमएलए को शपथ दिलाते हैं और नए स्पीकर का चुनाव करते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो चुने जाते हैं जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हो तथा सबसे अधिक बार लोकसभा या विधानसभा में पहुंचे हो। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा और लोकसभा दोनों में चुने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बजट के बारे में सत्य खोजें, अर्थात इसमें से देखना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सर्वप्रथम बजट 1860 में पारित किया गया। चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, सर्वप्रथम बजट जेम्स विल्सन ने वायसराय लॉर्ड कैनिंग या वायसराय कैनिंग के समय लाया। ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। यहाँ स्वतंत्र भारत नहीं दिया गया दोस्तों, गणतंत्र भारत अर्थात 1950 के बाद के भारत। ऑप्शन नंबर डी, ऑल, अर्थात इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में सत्य खोजें। चलिए दोस्तों ताला आप लोग मारिए, हम तब तक टिक कर देते हैं जिसका जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। इसमें होगा आपातकालीन शक्तियां इसके पास नहीं होती, गवर्नर के पास। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में सत्य खोजें। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, अर्थात उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इसे दर्जा कैबिनेट मंत्री का है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल, अर्थात ऑल सभी सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ऑल सभी सही है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, इसके नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इसे दर्जा कैबिनेट मंत्री का, डी, ऑल, अर्थात सभी सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सर्वसम्मति से बनने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3, केटी शाह। ऑप्शन नंबर 4, ऑल, मतलब सभी सर्वसम्मति से बनने वाले राष्ट्रपति हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी तक में सर्वसम्मति से बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और केटी शाह के में प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में मुकाबला हुए थे, जिसमें से हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीत हुई थी और माननीय केटी शाह जी की हार हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सभी के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार के द्वारा। और चलिए दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरने वाली पहली किसकी सरकार थी? किसकी सरकार विश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाई? तो देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। इसका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को नीलम संजीव, माननीय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी ने जब विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बोला तो उन्होंने विश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, 8 नंबर का जवाब आप लोग दीजिएगा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 50। चलिए दोस्तों, हम ही इसका जवाब देते हैं। आप लोग भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। इसका नाम आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30। लोक लेखा समिति के बारे में, सॉरी दोस्तों, इसको मिटाते हैं। लोक लेखा समिति के बारे में सत्य ढूंढे। लोक लेखा समिति के बारे में सत्य ढूंढे। चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका गठन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1921 में किया। बिल्कुल सही है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, चेयरमैन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बिल्कुल सही है। अर्थात इसमें सभी सही है, एक भी गलत नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए दोस्तों, कुछ इसके बारे में जानते हैं। अगर हम इसी प्रश्न को सिर्फ एक वन लाइनर बनाना चाहे तो हम लिख सकते हैं लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। इसमें क्या होगा, प्रश्न अधिक हो जाएंगे और मतलब कंफ्यूजिंग रहेगा। एक बार अलग अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। लोक लेखा समिति का गठन किसने किया, कब किया, कुल सदस्य कितने होते। अगर हम 9 नंबर के प्रश्न को देखें तो एक ही साथ लोक लेखा समिति के बारे में हम लगभग 6 फैक्ट को जान सकते हैं, 6 से 7 फैक्ट, और एक जगह ही कलेक्ट मिला हुआ है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 10, केशवानंद केस में विचार करें कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें भी लगभग फैक्ट को हम समेट लिए एक बार में। इसका पहला ऑप्शन, 13 जजों की बेंच 1973 में बनी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान की मूल ढांचे में बदलाव नहीं होगा, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ऑप्शन नंबर सी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी ये। ऑप्शन नंबर डी, ऑल, अर्थात सभी सही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, सभी सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वित्तीय आपातकाल के बारे में सत्य पहचाने। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 2 महीने के अंदर दोनों सदनों से पास कराना होगा। ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने के लिए एक बार वित्तीय आपातकाल बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें सभी सही है, इसमें गलत कोई भी नहीं है। अर्थात एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए ई, जो कि ऑल लिखा रहे। ऑल सही, ऑल ट्रू होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। 1/10 संविधान में क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोरम, ऑप्शन नंबर बी, अभिभाषण, ऑप्शन नंबर सी, अभिवादन, ऑप्शन नंबर डी, ऑल, सभी सही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरम व्यवस्था 1/10 है, जिससे कि संसद, लोकसभा या राज्यसभा चलने के लिए सदस्य के होना की न्यूनतम आयु कम से कम 1/10 सदस्य होना चाहिए। वही 1/10 कोरम व्यवस्था अगर पहले देते तो वो एक पुराना प्रश्न टाइप हो गया, और 1/10 संविधान में क्या है, तो इस एक नई टाइप का क्वेश्चन आ लगता है कि 1/10 क्या संविधान में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरम व्यवस्था। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 तक ही था। तब तक रखिए, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।